अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से मुझे कुछ बातें करनी थी। उससे पहले मैं ज़रा अपने एक फेवरेट प्रोग्राम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। अक्सर लोग कहते हैं कि अब तो वो दम नहीं रहा, अब ये चीज़ नहीं रही। भाई मेरे लिए तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ओनली इंडियन शो है जो मैं देखता हूँ टीवी पे। ज़ाहिर है टीवी तो चल रहा होता है, बेगम भी देखती है, बच्चे भी देखते हैं, तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। ज़्यादातर मैं अपनी स्टडी में ही होता हूँ, चाहे वो मोबाइल पे हो, कंप्यूटर पे हो। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा मैं एक बिल्कुल इरादा करके प्रोग्राम बना के रोज़ देखता हूँ। मैं ट्रैवलिंग पे जाता हूँ तो हफ्ता 2 हफ्ता जितनी भी ट्रैवलिंग हो, वापस आके सारे एपिसोड में लाइन से देखता हूँ। और ये एक तरह की एक एडिक्शन कह लें, एक ऐसा ही है ना जैसे मैं शाम को जब बच्चे घर पे वापस आ चुके होते हैं अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, हम लोग बैठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो ऐसे ही तारक मेहता गोकुलधाम सोसाइटी के साथ एक अटैचमेंट है कि क्या हो रहा है, देखें क्या नहीं हो रहा। इस प्रोग्राम के हवाले से कई चीज़ें लोगों को एतराज़ हैं कि कई कैरेक्टर्स चले गए प्रोग्राम छोड़ के। प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं, जो कि ये प्रोग्राम का आइडिया भी लेके आए थे और जिन्होंने ये प्रोग्राम बना भी रहे हैं आज भी, उनसे इख्तलाफात थे, कुछ खबरें भी आईं, कुछ चीज़ें हुई। ये सब चीज़ें लीगल मैटर्स हैं ना, भारत में तो लॉ है, कानून है, जुडिशरी है, लेट देम डिसाइड। अगर कोई मसला होता तो आज प्रोग्राम के मालिक असित कुमार मोदी प्रोग्राम बंद करके जा चुके होते। लेकिन ये चीज़ें होती हैं। आफ्टर ऑल 2 दशकों से तकरीबन ये प्रोग्राम चल रहा है, तो कुछ तो इसमें दम है और आज भी वो अच्छा जा रहा है। कभी कभार हमें भी ऐसा लगता है कि कोई स्टोरी लंबी खींच दी है, लेकिन बहरहाल ऑल इन ऑल मेरा ये फेवरेट प्रोग्राम है और मैं असित कुमार मोदी जी को पर्सनली लाइक भी करता हूँ। मैं जब भारत आया था तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मुझे गोकुलधाम सोसाइटी विज़िट करनी है, तो उन्होंने उसका प्रबंध कराया। वो हालांकि आउट ऑफ टाउन थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन स्पेशली उन्होंने अपने लोगों को मुझे नंबर दिए और मुझे कहा कि इन लोगों से कांटेक्ट करके आप जाएं, आपको पूरा। और मुझे वहाँ पे जेठालाल यानी दिलीप जोशी जी भी मिले और कास्ट से भी मुलाकात कराई और मुझे उन्होंने बड़ा मान सम्मान के साथ वो प्रोग्राम विज़िट कराया था। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज़ लाइक माय परिवार। अजीज़ दोस्तों, 10 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे 2 प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ सिंधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं 10 दिसंबर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके की जगह है। और उसमें वो पाकिस्तान में होने वाले ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस, बलोच, पख्तून, सिंधियों के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हो रहे हैं, उस पे वो 2 बजे दिन के 10 दिसंबर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसी दिन शाम को 5 बजे बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये 2 प्रोटेस्ट 10 दिसंबर को हैं, तो जो भी इसमें शरीक हो सकता है यूके से ज़रूर शरीक हो। अज़ीज़ दोस्तों, थोड़ा सिंध और पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं। सिंध वॉज वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी डेवलप्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बनने से पहले। लेकिन जब अयूब खान को ज़रूरत पड़ी सिंध को कंट्रोल करने की, तो वहाँ के सबसे बड़े जागीरदार अंग्रेज़ों के एजेंट, क्योंकि अंग्रेज़ जिसको सर का खिताब देता था वो अंग्रेज़ों का एजेंट होता था, अंग्रेज़ों के एजेंट सर शाहनवाज़ भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्होंने अपनी कैबिनेट में लिया। और उसको कैबिनेट में लेने की भी पीछे कहानी ये है कि अयूब खान को शिकार खेलने का बहुत शौक़ था, तो वो शिकार खेलने सिंध के जंगलात में जाते थे, तो सर शाहनवाज़ भुट्टो के मेहमान होते थे। और वहाँ पे उन्होंने अपने वेस्टर्न एजुकेटेड, ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे टैलेंटेड
बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंट्रोड्यूस कराया, और अयूब खान ने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक इंतहाई शातिर और कमीना इंसान है जो कि सिंध को कंट्रोल करने में अयूब खान की मदद करेगा। इसलिए अयूब खान ने पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया, और करते करते वो फॉरेन मिनिस्टर बना, और वो इतना शातिर और कमीना इंसान था कि अयूब खान के कंधे पे सर पाँव रख के आगे बढ़ा, और अयूब खान को डैडी कहता था, और फिर उसी अयूब खान के खिलाफ आंदोलन किया। जब 1965 की वार हुई और भारत पाकिस्तान को हराया, तो ताशकंद में एक एग्रीमेंट रशियन स्पॉन्सरशिप से कराया गया इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें भारत से प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान गए थे, और वहाँ पे मिस्टीरियस हालात में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है, जिसका कभी भी कांग्रेस सरकार ने कोई इंक्वायरी नहीं की। इसकी वजह ये थी कि नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने प्राइम मिनिस्टर, तो भारत की भी डीप स्टेट जो कि अंग्रेज़ सरकार के इशारे पे चलती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही नेहरू साहब को भी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया था, वरना आपको अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस की कमेटी ने वल्लभ भाई पटेल को नॉमिनेट किया था, लेकिन ज़बरदस्ती नेहरू जी को लाया गया, और नेहरू जी के देहांत पे इंदिरा गांधी तैयार ना थी इतनी जल्दी इतनी बड़ी पोस्ट के लिए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी बने, और फिर इंदिरा गांधी को लाना था, इसलिए फिर लाल बहादुर शास्त्री का सफाया किया गया। और ताशकंद एग्रीमेंट में भुट्टो का बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन ताशकंद के बाद भुट्टो को अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का मौका मिला, तो भुट्टो ने आंदोलन शुरू किया अयूब खान के खिलाफ, और खड़े हो गए, और अयूब कुत्ता हाय हाय और एक मूवमेंट चलाई, और फिर 70 के इलेक्शन हुए। अयूब खान को तो भागना पड़ा, और अयूब खान की जगह याया खान आए, और अयूब खान भाग के अपने मातृ देश अमेरिका चले गए, क्योंकि अयूब खान इंग्लैंड और अमेरिका के एजेंट थे। तो याया खान को सौंप के चले गए। तो 70 के इलेक्शन में भुट्टो की पीपल्स पार्टी, जो कि दो साल पहले बनी थी, और रोटी कपड़ा मकान के नारे पे बनी, जबकि सिंपल नारा होना चाहिए पॉलिटिक्स में जॉब। आप आम आदमी को जॉब दें, वो अपना रोटी कपड़ा मकान खुद बंदोबस्त कर लेगा। लेकिन ये सोशलिस्ट था ना, नारे में सोशलिस्ट था, लेकिन सबसे बड़ा जागीरदार था। उसने पाकिस्तान के सारे बैंक्स नेशनलाइज कर लिए, इसने सारे एजुकेशन नेशनलाइज कर लिए, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब चीज़ें, इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर ली। ज़मीनें किसी की नेशनलाइज नहीं की, क्योंकि वो खुद जागीरदार था, तो अपनी ज़मीन कैसे छोड़ता। मेरे फादर बताते थे, आई डोंट नो हाउ करेक्ट इट इज़, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़मीनों में 12 ट्रेन स्टेशन थे, इतनी बड़ी ज़मीन थी। तो खैर 70 का इलेक्शन भुट्टो हार गया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इसका बड़ा किरदार रहा, ताकि वेस्ट पाकिस्तान में ये कंट्रोल हासिल कर सके, क्योंकि वो कभी भी ईस्ट पाकिस्तान में एक सीट भी नहीं जीत सकता था, और पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान हैड मोर सीट्स देन वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान की बड़ी पॉपुलेशन की बुनियाद पे मुजीबुर रहमान और बांग्लादेशी पार्टियां जीत जाती, इसलिए इसने बेहतर यही समझा कि पाकिस्तान टूट जाए, और यूं बांग्लादेश बनता है, और ये वेस्ट पाकिस्तान में इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पहले ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना, सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, फिर इसने प्रेसिडेंट बना, फिर ये नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बना। और पाकिस्तान में इसने जो धांधलियाँ की और जो घपले किए, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो कि खुद उसका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके साथ खिलवाड़ किए, और फिर आखिरकार अमेरिका के इशारे पे ज़ियाउल हक ने भुट्टो की दुकान बंद कर दी और उसको फांसी पे चढ़ा दिया। फिर उसकी ज़ाहिर जब फांसी होती है तो और ऐसे मौके पे फिर सिंपैथी वोट आ जाता है, तो पब्लिक फिर ख़ास तौर पे सिंधी बेनज़ीर भुट्टो को अपना लीडर बना गई। जैसे कि भारत में इंदिरा गांधी के देहांत पे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए, और राजीव गांधी के देहांत पे मरी हुई कांग्रेस वापस ज़िंदा हो गई और सिंपैथी वोट के ज़रिए फिर सरकारों में आई। तो वैसे ही बेनज़ीर भुट्टो भी आखिरकार प्राइम मिनिस्टर 2 बार बनी। जब बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया तो हिस्ट्री में
दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे वारिस मुकर्रर किया गया कि बिलावल भुट्टो मेरा वारिस होगा। ये वसीयत आज तक किसी ने देखी नहीं है। सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये बेनज़ीर भुट्टो की वसीयत में लिखा था कि बिलावल भुट्टो मेरे बाद पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होगा। तो वो बिलावल भुट्टो जो इन सारे बाबे और मासियाँ जो कि जिनकी गोदों में ये खेला था, जो कि सीनियर पीपल्स पार्टी के लीडर थे, वो अब बिलावल भुट्टो को सर कह रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो इनकी गोदों में खेला है, इनको अंकल आंटी कहता था और अब ये सर कहते हैं, क्योंकि इनको एक डायनास्टिक फ्यूडल पार्टी का चेयरमैन बनाया गया। बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी की कई सिमिलरिटीज़ हैं। राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो को अपने अपने मुल्कों में पप्पू कहा जाता है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो की मदर, राहुल गांधी के फादर, दोनों प्राइम मिनिस्टर बने डायनास्टिक पॉलिटिक्स में और दोनों का कत्ल होता है। फिर बिलावल भुट्टो के ग्रैंडफादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, राहुल गांधी की ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी, दोनों का मर्डर होता है। दोनों प्राइम मिनिस्टर बने डायनास्टिक। फिर ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पे नेहरू साहब बने थे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने सर शाहनवाज भुट्टो को जूनागढ़ का प्राइम मिनिस्टर बनाया था मई 1947 में, ताकि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल कर सकें वो। और जूनागढ़ के नवाब ने एक्सेशन ट्रीटी पाकिस्तान के साथ साइन की, लेकिन फिर ज़ाहिर 80% से ज़्यादा हिंदू रहते थे जूनागढ़ में, तो वो मुमकिन ना था और हिंदुओं ने घेराव कर लिया नवाब ऑफ जूनागढ़ महाबत खान जी के महल का। तो शाहनवाज भुट्टो भी भाग के सिंध आ गए और महाबत खान जी भी कराची आ गए, और यूँ जूनागढ़ का शोशा पाकिस्तान के एक पॉलिटिक्स के लिए चलता रहा। लेकिन बहरहाल ये सब अंग्रेज़ों की कारस्तानियाँ थीं। इसके अलावा कई चीज़ें, दोनों इंटरनेशनल इकोसिस्टम के पार्ट हैं, दोनों लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन दोनों डायनास्टिक हैं, वगैरह वगैरह। अजीज़ दोस्तों, सिंध में जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है ना, वो है पानी का, क्योंकि पानी जो आ रहा है भारत से पाकिस्तान में, वो पंजाब पूरा पी जाता है। पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है ना, वो पंजाब में है, जो एग्रीकल्चर के हिसाब के लिए। और वो कैनाल सिस्टम के ज़रिए सारा पानी पंजाब में कर दिया जाता है, जिससे सिंध बंजर होता जा रहा है और सिंध की ज़मीनों के लिए पानी बचता नहीं है, और वो सारा पानी पंजाब पी जाता है। और अब नई कैनाल्स बनाई जा रही हैं, जिसके लिए सिंध के चीफ मिनिस्टर ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार नवाज शरीफ के समधी को कहा है कि चोलिस्तान कैनाल बनाने का काम रोका जाए। केपी और पीओके में डैम बनाए जाते हैं, जिसका फ़ायदा भी पंजाब को जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी सारी वहाँ से प्रोड्यूस होने की बात पंजाब को दी जाती है, और पानी भी डैम में ज़ाया तो होता नहीं है, वो फिर पंजाब की ज़रूरत के मुताबिक छोड़ा जाता है। लेकिन जब सैलाब वाली सूरत हाल आती है तो सारा पानी पंजाब सिंध की तरफ मोड़ देता है, और सिंध जो कि पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा होता है, उस पर इतना पानी आ जाता है कि आधा पौना सिंध डूब जाता है। और अगेन पीपल्स पार्टी के जागीरदार जितने भी हैं, वो उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए गांव के गांव, गोठ के गोठ डुबो दिए जाते हैं इस सैलाब के पानी में। तो पानी का इशू बड़ा सेंसिटिव है। बिलावल भुट्टो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन बयानबाजियाँ अच्छी कर लेते हैं। इस वीडियो के एंड पे बिलावल भुट्टो की मैं सिंध के इस मेजर इशू के हवाले से एक वीडियो है जो मैं आपके सामने रखूँगा। आप जब ये वीडियो सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी का कोई बिछड़ा हुआ भाई है जो स्पीच कर रहा है, क्योंकि पप्पुओं से आप ऐसी ही स्पीचेस की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, देखिए सिंध का क्या हाल है, और सिंध तबाही बर्बादी की तरफ है। एक तरफ पानी का इशू है, एक तरफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म इतना बढ़ाया गया है। सिंध एक लिबरल प्रोग्रेसिव कंट्री होता था, उसको आज गली गली गांव-गांव में मदरसे मस्जिदें बना के रेडिकलाइज कर दिया गया है। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की जान माल इज़्ज़त
और प्लेसेस ऑफ वर्शिप महफूज नहीं है, और सिंध एक तबाही के दहाने पे खड़ा है। सिंध के शहरों में जो मुहाजिर रहता है वो भी आर्मी का एजेंट बन चुका है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाक फौज जिंदाबाद वाले अगर कोई लोग हैं तो वो सिंध के मुहाजिर हैं, और उनकी लीडरशिप अल्ताफ़ हुसैन से लेके बाकी मुस्तफ़ा कमाल और ऐसे रंगरूटों को, करप्ट चोरों डाकुओं को दे दी गई है, जो कि सिंध की तबाही में पाकिस्तान आर्मी के राइट हैंड बने हुए हैं। तो ये है सिंध का इशू अजीज़ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसा मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ जो कि काफ़ी मुतनाज़ा होता जा रहा है, और वो ये तजवीज़ है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से, सिंधु से निकाला जाए, और हमारे जो बैरन इलाके हैं वो इलाके जहाँ काश नहीं होता वहाँ हम इरीगेट भी करें, वहाँ हम कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंट्रोड्यूस करें, और हमारा मीशत को फ़ायदा हो। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये कंसेंसस के साथ नहीं किया जाता, अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं कम्यूनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से, सिंध से, बलूचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम ये पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएंगे। हम अगर इसको सही तरीके से डील नहीं करते तो जैसे कालाबाग डैम का इशू मुतनाज़ा हुआ, वैसे ही ये इशू मुतनाज़ा होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से अपने आप को एक ऐसा पार्टी समझा है कि हम ज़राई शोबे को बहुत अहमियत देते हैं। हम समझते हैं कि ज़राअत हमारा मीशत का बैकबोन है। हम भी चाहते हैं कि चाहे वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हो, हमारा अपना ग्रीन सिंध इनिशिएटिव हो, तो वो कामयाब हो। और हमने सुबह सिंध के हवाले से जो मनसूबा सोचा था, अब वो ये कि हम फेज़ 1, फेज़ 2 में ज़राअत को सपोर्ट करें, कोऑपरेटिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करें, और अपने अवाम को, अपने किसान को फ़ायदा पहुँचा सके, और सुबह सिंध हमारा मीशत में अपना किरदार अदा कर सके, और ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव में अपने अपने हैसियत में कंट्रीब्यूट भी कर सके। हमारा प्लान में ये था कि हमने फेज़ 1 में वो इलाके जो इस वक्त आबाद है, जो हम इरीगेट करते हैं, जो हम जहाँ हम पानी पहुँचाते हैं, वहाँ हम कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, जिससे सूबाई हुकूमत और अगर वफाकी हुकूमत हमें मदद करते तो वफाकी हुकूमत की मदद के साथ हम जो छोटे ज़मींदार हैं, जिनका तादाद बड़े ज़मींदार से ज़्यादा है, उनको हम इंकरेज करें कि वो आपस में मिल के बड़े कोऑपरेटिव्स बनाएं, और वो कोऑपरेटिव्स को सूबाई हुकूमत सपोर्ट करते हैं। हम उनको फाइनेंशियली फैसिलिटेट करते हैं, हम उनको बड़े कंपनीज के साथ उनका इंगेजमेंट करवा देते, ताकि वो मिल के ना सिर्फ अपना वो एग्रीकल्चर चला सकें, मगर उनका बार्गेनिंग पावर में इजाफा हो, मिडिल मैन का किरदार ख़त्म करे, और वो छोटे छोटे ज़मींदार को वो फ़ायदा मिले जो बड़े बड़े ज़मींदारों को दिया जा रहा है। साथ साथ हमने अपना जो फ्लड इरिगेशन का सिलसिला है, जो अब मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक हम इसी इरिगेशन सिस्टम या इसी इरिगेशन के तरीका पर रिलाय कर रहे हैं। जो हमारा इरिगेशन निज़ाम है वो कॉलोनियल एरा से ब्रिटिशर्स ने जो इंट्रोड्यूस करवाया, वो दुनिया का शायद सबसे बड़ा इरिगेशन निज़ाम है, या हमारा और रूस का मुकाबला है कि किसका निज़ाम ज़्यादा बड़ा है। शायद रूस का सबसे बड़ा इरिगेशन निज़ाम है, उसके बाद पाकिस्तान का इरिगेशन निज़ाम। मगर ये जो फ्लड इरिगेशन है, अब मौसमी तब्दीली के दौर में ये आउटडेटेड हो चुका है। तो हम चाह ये रहे थे कि हम फेज़ 1 में स्मार्ट इरिगेशन की तरफ अपना ट्रांजिशन शुरू करें, जिससे हम फ्लड इरिगेशन को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ के वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाए, जिससे हम कम पानी इस्तेमाल करें और हमारे किसानों को फ़ायदा पहुँचाए। इस तरीके से हम चाह रहे थे कि हम अपना पानी का हिस्सा, जो वैसे ही हिस्सा कवत के मुताबिक हमें नहीं दिया जाता है, मगर जितना भी पानी मिलता है उसको हम बेहतर इस्तेमाल करके, उसको हम प्रिजर्व करके, हम अपना फेज़ 1 में पहला उन इलाकों में जहाँ इरिगेट होता है, जहाँ हमारा ज़मीन मौजूद है, हम वो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस करते हैं।
और फेज़ 2 में जो सिंध के बैरन इलाके हैं, जहाँ उस तरीके से एग्रीकल्चर नहीं होता, वहाँ भी हम चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करें। सिंध में जैसे थरपारकर के और दूसरे रेगिस्तान के इलाके हैं, वहाँ तो उस तरीके से फार्मिंग तो शायद नहीं होता। मगर अगर हम जो स्मॉल रेन वाटर डैम्स का सिलसिला हमने शुरू किया, इसको हम वास्ते एक्सपैंड करते हैं। अगर जहाँ आबादियाँ हैं, वहाँ हम सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स को इस्तेमाल करके ग्रे वाटर पैदा करके उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाए। और साथ साथ जब हमने आर ओ प्लांट्स शायद 10 साल पहले इंट्रोड्यूस किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगा, नया आर ओ प्लांट्स ले आया जाए जिससे हम अवाम को, अवाम रईशी को पीने के पानी वसूल करें, तो हम उन इलाके को भी पानी पहुंचा सकते हैं। और जब हमारा स्मार्ट इरिगेशन का ट्रांजिशन मुकम्मल हो, तो वो पानी जो बाकी इलाके से बचते हैं, उनको भी हम अपने इन इलाकों में फेज़ 2 के इलाकों में पहुंचा के उनको इरिगेशन का स्मार्ट इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि ज़राए शोबे को फ़ायदा हो, ताकि वहाँ भी कलेक्टिव फार्मिंग हो। और ये जहाँ तक सूबा सिंध है, हमारा ग्रीन सिंध इनिशिएटिव का सोच था, और आज भी हमारा ये कोशिश होगा कि हम वफाकी हुकूमत को समझाएं कि मुतनाज़ा मंसूबे शुरू करने के बजाय, जिससे खदशा ये है कि हम अपने इतने अच्छे इनिशिएटिव्स को इतना मुतनाज़ा बनाएं कि वो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा हो, ये कदम ना उठाएं। आपसे